और पिछले 8 सालों में तो हमें बताया जा रहा है कि हिंदुस्तान की आजादी तो भीख में मिली थी, और ये भी कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान का आजादी तो शुरू हुई है 2014। सारी जमहूरी पार्टियां, वे सब पार्टियां जिनको सेकुलर में यकीन है, जमहूरियत में यकीन है, हिंदुस्तान की डाइवर्सिटी में यकीन है, उन सबको अपने मतभेद छोड़कर एक मंच पर आने की कोशिश करनी चाहिए। एनसीपी के माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन पूर्व एमएलसी मोहतरम सिराज मेहंदी साहब आज के जलसे के मुख्य अतिथि, हिंदुस्तान के इस दौर के सबसे कद्दावर राजनेता इज्जतमाब शरद पवार साहब, इज्जतमाब प्रफुल्ल पटेल साहब, मोहतरम कोहली साहब, फौजिया खान साहबा, डायस पर मौजूद दीगर अजीम शख्सियतें, मौजूद खवातीन व हज़रात, मौलाना आजाद ने हिंदुस्तान की मुश्तरका तहजीब को बचाने के लिए जद्दोजहद की थी। एक बात का जिक्र किया वाजिद साहब ने कि सबसे नौजवान सदस्य थे वो कांग्रेस पार्टी के। एक बात और भी है कि सबसे लंबे अरसे तक सन 1940 से लेकर 1946 तक 6 साल तक लगातार कांग्रेस पार्टी की सदारत करने वाले थे मौलाना आजाद साहब। और मौलाना आजाद साहब ने जिस हिंदुस्तान का तस्वुर किया था, उस हिंदुस्तान में सारे कौमों के लोग, सारी जातियों के लोग, सारे इलाकों के लोग बराबरी के आधार पर रहने थे। ये हर चाहिए जो उसका सपना था मौलाना आजाद का, और जिस सपने के लिए उन्होंने तकसीम की मुखालफत की थी, वो सपना आज चूर चूर हो रहा है। मौलाना आजाद ने जिस तरह की तालीम हिंदुस्तान में देनी चाहिए थी, उस तालीम का एक मकसद ये भी था कि हिंदुस्तान के हर नागरिक को, गरीब खड़े गरीब व्यक्ति के बच्चे को भी तालीम पाने का हक होना चाहिए। यानी तालीम कम से कम इंटरमीडिएट लेवल तक की मुफ्त होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है, सबके लिए बराबरी के आधार पर मिलनी चाहिए। इसीलिए आज हम देख रहे हैं कि तमाम इदारों में अगर गांव के पढ़े हुए लोग आज पहुंच पा रहे हैं, उसकी वजह यही है कि उस तालीम का नक्शा मौलाना आजाद ने तैयार किया था। ये तो बात अलग हो गई, तो सवाल सबसे बड़ा यह है कि मौलाना आजाद ने तकसीम का जो मुखालफत की, और सभी लोगों ने लिखा है कि महात्मा गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान साहब, मौलाना आजाद, रहमान लोहिया, यही वो लोग थे, 4 लोग थे कांग्रेस वर्किंग कमेटी में जिन लोगों ने मुखालफत की थी पाकिस्तान के बनने की, तकसीम की मुखालफत की थी। और आज एक बात देखें आप लोग कि हम जिस मुल्क में आज रह रहे हैं, वो मुल्क आजाद के सपनों से काफी दूर चला जा रहा है। और पिछले 8 सालों में तो हमें बताया जा रहा है कि हिंदुस्तान की आजादी तो भीख में मिली थी, और ये भी कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान का आजादी तो शुरू हुई है 2014 से। तो सवाल इस बात का है, इस दौर में जबकि जानबूझकर तवारीख को गलत तरीके से पेश किया जा रहा हो, ये खास तौर में जब माइनॉरिटीज को निशाना बनाया जा रहा हो, और खास तौर में जब ऐसे लोग हुक्मरान हो जिन्हें केवल और केवल लोगों के बीच अनुभव पैदा करना है, दूरियां पैदा करनी है, नफरत का प्रचार करना है। तो सवाल इस बात का है कि मौलाना आजाद का वो जो तस्वुर था, ये पूर्ण एक ऐसा हिंदुस्तान जहां हर कौम के लोग बराबरी के आधार पर रहेंगे। संविधान में क्या है? हमारे संविधान में आर्टिकल 14, 15, 16 ही नहीं, 25 से लेकर 30 तक
25, 26, 27, 28, 29, जिनमें माइनॉरिटीज को अपनी जुबान के बारे में, माइनॉरिटीज को अपने धर्म के बारे में, अपने इदारों के बारे में सब कुछ फैसला करने का हक दिया गया है, माइनॉरिटीज के हुकूम दिए गए हैं, आज उन पर भी हमला हो रहा है। तो सवाल इस बात का है कि जिस तरह चुनौतियां देश में हैं, जिस तरह का मेजॉरिटेरियन निजाम यहां चलाया जा रहा है, जिस तरह की मेजॉरिटेरियन फिरका परस्ती यहां पर शुरू हो चुकी है, उससे मुकाबला करने का तरीका कौन होगा? असल में चिंता की बात तो ये है कि वे तमाम लोग जिन्होंने आजादी की लड़ाई में गर्दनें कटवाना तो दूर, नाखून भी नहीं कट पाए थे, वो आज हमें देशभक्ति का पाठ पढ़ा रहे हैं। ये इंतहाई गति से दौरा को देखिए, मंजिल उन्हें मिली तो शरीके सफर थे, तो जिन्होंने कुछ किया ही नहीं आजादी की लड़ाई में, जो हुकूमत के साथ, अंग्रेजों के साथ दरवैया डाल रहे थे, वो आज हमें देशभक्ति का पाठ पढ़ा रहे हैं। और उन अखिलतों को, जिन अखिलतों ने हिंदुस्तान के मुसलमान से ज्यादा दुनिया में, मैं कह रहा हूं, कोई वतन परस्त नहीं है। वजह क्या है? वजह साफ यह है कि उन्हीं के पास दुनिया में सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद केवल एक कम्युनिटी है, हिंदुस्तानी मुसलमान, जिसमें मौका दिया गया था तो चाहे यहां रहे और चाहे हिंदुस्तान छोड़कर पाकिस्तान चला जाए। ऐसा मौका किसी और को नहीं दिया गया था। और उस वक्त हिंदुस्तान के मुसलमानों ने जब फैसला किया था कि जो बहिष्ठ बन रही थी वहां नहीं जाएंगे, तो ऐसा है रूखा सूखा जो भी खाएंगे यही रहेंगे उन लोगों के साथ जिनके साथ हमने बचपन बिताया है, जिस मिट्टी में हम पले बढ़े हैं, उस मिट्टी के साथ रहना कबूल किया था। आज उनकी वतन परस्ती पर वे उठा रहे हैं उंगलियां, जो लोग खुद अंग्रेजों की दलाली कर रहे, गद्दारी कर रहे। इसलिए दोस्तों, आज के वहां आजाद को याद करते हुए और एनसीपी के मराठी के कन्वेंशन में हमें बात जोर देकर कहना चाहते हैं कि जरूरत है हिंदुस्तान की मुश्तरका तहजीब को बचाए रखने की। जरूरत है हिंदुस्तान में जो यहाँ का बहुलता है, जो डाइवर्सिटी है, उसको बचाए रखने की। और सबसे बड़ी चीज है ये बचाए रखने की, हिंदुस्तान का आईन जो सबको बराबर का हक देता है, हिंदुस्तान का आईन वो बचा रहेगा तो हम बचे रहेंगे। आईन के साथ किसी तरह की छेड़छाड़, चाहे वो हमारे नागरिकता के अधिकारों को कम करने के लिए हो, चाहे वो हमें स्वयं दर्जे का नागरिक बनाने की कोशिशें हो, इस तमाम कोशिशों की पुरजोर मुखालफत करनी चाहिए। मगर आखिर में मैं कहना चाहता हूं कि दरअसल जिस तरह की चुनौती आज के हुक्मरानों ने हमारे सामने पेश कर दी है, उस चुनौती का मुकाबला करना किसी एक पार्टी के बस की बात नहीं है। मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि जिस समय यूरोप में फासीवाद उभर रहा था, मुसोलिनी का, हिटलर का, उस वक्त एक बड़े बुद्धिजीवी ने कहा था, जॉर्ज डिमिट्रोव ने कहा था, इतना बड़ा खतरा है, उस खतरे का मुकाबला करने के लिए चर्चिल और स्टालिन और रूजवेल्ट सबको साथ आना पड़ा था। फासीवाद का मुकाबला करना है तो जितने भी जमहूरी ताकतें हैं सबको एक होना पड़ता है। मैं फिर कहना चाहता हूं कि जो चुनौती हमारे सामने है, जिस तरह का सांप्रदायिक फासीवाद उभर रहा है, जिस तरह से अक़लियतों को निशाना बनाया जा रहा है, जिस तरह का बहुसंख्यकवाद पनप रहा है, अगर उसका मुकाबला करना है, एक ही रास्ता है कि सारी जमहूरी पार्टियां, वे सब पार्टियां जिनको सेकुलर में यकीन है, जमहूरियत में यकीन है, हिंदुस्तान की डाइवर्सिटी में यकीन है, उन सबको अपने मतभेद छोड़कर एक मंच पर आने की कोशिश करनी चाहिए। और मैं तो कहता हूं ये पहल शरद पवार को करनी चाहिए। वो कई शख्सियत हैं जिनकी मकबूलियत हिंदुस्तान की हर पार्टी में है, हर इलाके में है। ऐसी स्थिति में समझता हूं उन्हें पहल करनी चाहिए। और हम लोग उम्मीद करें कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी के मुखालिफ एक बड़ा बेहतर, एक बड़ा पावरफुल एक मोर्चा बनेगा, जिस मोर्चे की अगुवाई शरद पवार करेंगे। और निश्चित तौर पर तब हम आजाद हो चुकेंगे। इस तरह की जो फासिज्म उभर रहा है, इनके शिकंजे से आजाद हो सकेंगे। और सबसे बड़ी बात होगी जब इनसे निजात पाएंगे तो हिंदुस्तान के जो अक़लियतें हैं वो सांस लेंगी, वो कम से कम खैर मनाएंगी, कम से कम वे अपने बच्चों को महसूस करेगी। इसलिए अगर हमें अक़लियतों के साथ
अपनी जिम्मेदारी निभानी है तो जरूरी है कि हम एक बड़ा बृहत्तर मोर्चा बनाएं। उस बृहत्तर मोर्चे के माध्यम से 2024 में इन इंसान मुखालिफ ताकतों को सत्ता से बेदखल करने की कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद।